अस्सलामुअलैकुम। माय चैनल नेम इज़ एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में कार्बीन्स के बारे में पढ़ा था और कार्बीन्स की टाइप्स पढ़ी थी, फिशर कार्बीन, श्रोक कार्बीन। आज हम पढ़ेंगे कार्बीन्स की थर्ड टाइप, और वो थर्ड टाइप कौन सी है? एनहाइड हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको बताती जाऊँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, जिनका आपको आंसर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है एनहेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स। हमने लास्ट में पढ़ा था फिशर कार्बीन्स में, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फिशर कार्बीन्स में जो कार्बन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है। श्रो कार्बीन में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक होती है। अब हम देखते हैं कि एनहेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स कौन सी कार्बीन्स है। दीज आर द साइक्लिक कार्बीन वेयर कार्बन एटम ऑफ कार्बीन इज स्टेबिलाइज्ड बाय एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम। मीन्स ये साइक्लिक कार्बीन एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स क्या है? फर्स्ट नेम से ही मेंशन हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद होती है। एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स कौन सी होंगी? ऐसी कार्बीन्स होंगे जहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद होगी और साथ साथ ये जो कार्बीन्स होती हैं ये साइक्लिक फॉर्म होती हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये साइक्लिक कार्बीन्स है, जहाँ पे कार्बीन्स की जो कार्बन एटम होती है वो कैसे स्टेबिलाइज होती है? बाय फॉर्मिंग एटलीस्ट वन नाइट्रोजन बॉन्ड। मीन्स कार्बन एटम नाइट्रोजन के साथ अगर एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगी तो ये ऐसे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको हम एनहेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा साइक्लिक भी है, साइक्लिक फॉर्म में भी है नाइट्रोजन, और इन्हें कार्बन के साथ एटलीस्ट वन नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्डिंग भी है। मीन्स ये दोनों आपस में बॉन्ड, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऐसे ये जो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एनहेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स। ओके जी। और यहाँ पे वर्ड हेट्रो आपको अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे वर्ड हेट्रो क्यों यूज़ किया गया? हेट्रो वर्ड इस वजह से यूज़ किया गया है कि यहाँ पे ये जो है कार्बन भी रिंग में मौजूद है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी मौजूद है। अगर तो जैसे सारी फुल रिंग के अंदर सारी ही कार्बन होती, कोई नाइट्रोजन एटम ना होता, तो वो तो होते होमोसाइक्लिक, या उनको हम सिंपल साइक्लिक कहते। लेकिन यहाँ पे रिंग में नाइट्रोजन भी मौजूद है और कार्बन भी, टू हेट्रो एटम से इस वजह को हेट्रो वर्ड यहाँ पे आ रहा है। अब हम नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स। यहाँ पे ये जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम होता है ये हमारा नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। एनहेट्रोसाइक्लिक कार्बीन्स में नाइट्रोजन एटम हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं टू द कार्बन। तो ओके जी, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर। डिफरेंट टाइप्स के एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स देखे गए हैं, जिनके 5 मेंबर्ड एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स होते हैं, 6 मेंबर्ड एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स भी होते हैं, 7 मेंबर्ड एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स भी होते हैं, 4 मेंबर्ड एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स देखे गए हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन ये काल है, ये वाला है। इसके बाद हम देखें डिफरेंट साइंटिस्ट थे जब कार्बीन्स के बारे में देखा गया, उसकी डिस्कवरी अबाउट 1997 में एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले वेंजलिक साइंटिस्ट था, इसने मैनी एफर्ट्स की कि वो सेपरेट कर सके एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स, क्योंकि स्टार्ट में कहा जाता था कि बाकी कंपाउंड्स की तरह या बाकी कॉम्प्लेक्सेस की तरह एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन्स जो हैं ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होते। ओके, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी डिस्कशन हुई और वेंजलिक साइंटिस्ट ने इस पर काफ़ी एफर्ट किया। उसने डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस करवाए ताकि सो डेट वो एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मेटल के साथ बॉन्ड में मौजूद है, एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन इस तरीके से जो एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन है वो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल देखा गया था कि वो इस तरीके से उसने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। तो वो कहते थे ये चलें ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में तो मौजूद है, ये चीज़ बात समझ में आती है। लेकिन वेंजलिक ने क्या किया? वेंजलिक चाहता था कि वो इसको यहाँ से सेपरेट भी कर ले, फ्री फॉर्म में वो एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन को देखना चाहता था। इसके बेस पे वेंजलिक ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो फेल हो गया। जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के उसने रिएक्शंस करवाए लेकिन फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम वेंजलिक के एक दो रिएक्शंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि उसने कौन कौन से रिएक्शंस करवाए थे। हमारे पास इस तरीके से वेंजलिक ने क्या किया? उसने एक कॉम्प्लेक्स लिया, एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन का एक कॉम्प्लेक्स लिया,
जी ये बेंजीन ने इस तरीके से एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन का एक कॉम्प्लेक्स लिया और उसने यहाँ से इस चीज को सेपरेट करवाना था, उसने जस्ट यहाँ से कार्बीन को फ्री करवाना था। ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये कार्बीन का स्ट्रक्चर है, वो चाहता था कि वो इस कार्बीन को यहाँ से सेपरेट कर ले। सेपरेट करने में सिंपल यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या चीज उसने यहाँ से रिमूव करवानी थी, ये हमारे पास कार्बीन है, ओके, ये हाइड्रोजन यहाँ से अगर हम निकाल दें और ये CL3 यहाँ से निकाल दें, पिछली जो चीज हमारे पास बचती है ये कार्बीन है। वो चाहता था कि ये बेंजीन की बात हो रही है, वो चाहता था कि वो यहाँ से कार्बीन को फ्री करवा ले। सिंपल फ्री करवाने के लिए क्या था कि वो यहाँ से क्लोरोफॉर्म को रिमूव करवा दे। ये सिंपल उसने क्या करवाना था, यहाँ से क्लोरोफॉर्म को, ये CH CL3 को यहाँ से रिमूव करवाना था और उसके पास फ्री कार्बन आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। क्या बना कि जब उसने इसको यहाँ से फ्री करवाने के लिए क्लोरोफॉर्म को यहाँ से रिमूव करवाया तो उसके पास डाइमेरिक स्ट्रक्चर बन गया कार्बन का, डाइमेरिक स्ट्रक्चर बन गया। डाइमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बना, जैसे कि कार्बन का ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से। हुआ क्या कि ये जो कार्बन थी, ये कार्बन इसके पास यहाँ पे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन के का एक पेयर कार्बन के पास दोबारा से आ गया। क्या हुआ कि इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन का पेयर नेक्स्ट कार्बन के एटम के साथ यूं शेयर कर लिया ऐसे। तो क्या हुआ, इस तरीके से डाइमेरिक फॉर्म कार्बन की आ गई। तो इस तरीके से बेंजीन इसको यहाँ से सेपरेट नहीं कर सका। जब आगे फर्दर वो इसको यहाँ से इसकी सेपरेशन करवाने लगा तो वो फेल हो गया। वो सिंपल कार्बन को यहाँ से सेपरेट फ्री कार्बन को नहीं करवा सका, फ्री एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को यहाँ से नहीं सेपरेट करवा सका। तो ये डाइमेरिक, इसने डाइमेरिक फॉर्म में उसने क्या किया कि कार्बन जो बेंजीन था, इसने इसकी एनहाइड्रोसाइक्लिक की जो डाइमेरिक फॉर्म है इसकी सेपरेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स भी अडोप्ट किए कि सो डैट वो यहाँ से इसको सेपरेट कर ले एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को, बट वो फेल हुआ। जैसे कि उसने क्या किया, इसका क्रॉस मेटास्टेसिस मेथड किया, अप्लाई किया। उसने क्या किया, इस डाइमेरिक फॉर्म को में से सिंपल एनहाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को रिमूव करवाने के लिए उसने क्रॉस मेटास्टेसिस मेथड को अप्लाई किया। ये क्रॉस मेटास्टेसिस मेथड कौन सा मेथड होता है, ये हम कहने की क्रॉस मेटास्टेसिस मेथड एक ऐसा मेथड होता है, फॉर एग्जांपल आप कहने की जैसे ओजोनोलाइसिस का मेथड है, सिंपल वैसे ही ये क्रॉस मेटास्टेसिस मेथड होता है। इसमें सिंपल क्या होता है कि एक डाइमेरिक फॉर्म से हम टू सेपरेट करवा लेते हैं, दोनों को यहाँ से, अगर ये है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमारी डाइमेरिक फॉर्म है तो यहाँ से दोनों को फ्री फॉर्म में करना, ये क्रॉस मेटास्टेसिस मेथड होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास ये डाइमेरिक फॉर्म है तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना फ्री फॉर्म में, ये क्रॉस मेटास्टेसिस मेथड होता है। तो बेंजीन ने ये काम किया लेकिन वो फेल हो गया। फिर उसके बाद बेंजीन ने एक और मेथड के थ्रू इसकी सेपरेशन करवानी चाहिए लेकिन स्टिल फेल रहा, वो तब इसकी सेपरेशन नहीं करवा सके। चले वो मेथड हम देखते हैं कि वो मेथड कौन सा था। फर्स्ट ये मेथड था कि वो यहाँ से उसने जस्ट क्लोरोफॉर्म रिमूव करवानी थी बट वो फेल हो गया। सेकंड मेथड उसने क्या किया, उसने साल्ट लिया, फिर उसने साल्ट का रिएक्शन करवाया इसी तरीके से 135 इसी तरीके से पर क्लोरो इमिडाजोलियम साल्ट था, उसने उस साल्ट के थ्रू भी इसको सेपरेशन करवाने की कोशिश की लेकिन वो फेल रहा। अब हम देखते हैं कि वो उस मेथड, वो वाला मेथड उसने कौन सा अडॉप्ट किया था। ओके जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन ने। अब बेंजीन ने क्या किया, ये स्ट्रक्चर है, इसका नेम है 1 3 4 5 टेट्राफिनाइल 1 3 4 5 टेट्राफिनाइल इमिडाजोलियम परक्लोरेट। ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर का नेम है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते जाए इसको 1 3 4 5 टेट्राफिनाइल क्यों कहते हैं। ये देखें 1, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। हमेशा नंबरिंग के जब आप नोमेनक्लेचर में किसी भी चीज़ के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नंबरिंग देते हैं तो आपने इस चीज़ को देखना है कि ये जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं जहाँ पे जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन है इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन को तो इधर से अगर आप आते हो इस नाइट्रोजन को तो लोएस्ट नंबर मिल रहा है लेकिन इस नाइट्रोजन को लोएस्ट नंबर नहीं मिल रहा। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होंगे इनको लोएस्ट नंबर मिले। तो इसकी वजह से ना 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग क्या बनी 1
3, 4 एंड 5 टेट्राफिनाइल। 4 फिनाइल ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 टेट्राफिनाइल इमिडाजोलियम परक्लोरेट। ओके जी, इस बेस पे इसका नेम दिया गया। ये तो हमारे पास हमारा रिएक्टेंट है 135 टेट्राफिनाइल इमिडाजोलियम परक्लोरेट। वेंजलिक ने क्या किया, वेंजलिक ने इसका रिएक्शन करवाया पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड के साथ। पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड, सॉरी, इसके साथ पोटाशियम ब्यूट, ये हमारे पास P है, पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड। ये हमारे पास ये कैसे बनता है इस चीज को देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास सिंपल ये है कि ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है, ठीक है। और उसमें मींस ये पोटाशियम का साल्ट है, इस वजह से यहाँ पे पोटाशियम यूज होता है। तो वो कहते हैं वेंजलिक ने इसका रिएक्शन इसके साथ करवाया पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड के साथ, सो डैट वो यहाँ से फ्री एंड हाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन को रिमूव करवा सके या सेपरेट करवा सके। इस तरीके से लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। क्या हुआ कि वो इस तरीके से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सेपरेशन करवाना चाहता था, फ्री कार्बन को यहाँ से सेपरेट करवाना चाहता था, बट वो फेल हो गया। वेंजलिक वो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से कार्बन फ्री एंड हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को यहाँ से रिमूव नहीं करवा सका। तो फिर वेंजलिक ने जब देखा कि मैंने एफर्ट्स किए हैं और फिर भी मैं स्टिल यहाँ पे फ्री कार्बन यहाँ से हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को रिमूव नहीं करवा सकता, तो उसने एक ही बात की, उसने कहा कि ये अनस्टेबल है। उसने कह दिया कि ये एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन जो है ये अनस्टेबल है, ये कभी भी फ्री फॉर्म में हम इसको ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ अरसे बाद एक और साइंटिस्ट था ऑर्डेंगो, और इसने क्या किया, इसने भी एफर्ट्स किए और फिर ये सक्सेसफुल भी हो गया एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को फ्री फॉर्म में रिमूव करवाने के लिए। उसने क्या किया, उसने भी एक कॉम्प्लेक्स लिया एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन का, और उसका कैटलिस्ट की मौजूदगी में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ जब इसको उसने रिएक्शन करवाया तो इस तरीके से उसने फ्री फॉर्म में एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन यहाँ से हासिल कर ली। ये तो था जब उसने ये हासिल कर ली। फिर उसके बाद उसने इस मेथड के अकॉर्डिंग जब उसने एक, लेकिन यहाँ पे देखें वेंजलिक ने जो रिएक्शंस यूज़ किए थे, वेंजलिक ने जो रिएक्टेंट्स यूज़ किए थे, इस साइंटिस्ट ने वो वाले रिएक्टेंट्स नहीं यूज़ किए। इसने डिफरेंट ही रिएक्टेंट्स यूज़ किए, डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई किए, डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ किए, और उसने यहाँ से एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को सेपरेट किया। तो बाद में इससे भी बातें होने लगी। उसने कहा कि जो वेंजलिक ने काम किया है वो ये भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसने डिफरेंट ही क्राइटेरिया डिफरेंट यूज किया था। लेकिन फिर बाद में जो वेंजलिक ने ये रिएक्शंस करवाए थे, वेंजलिक ने ये वाला जो काम किया था, इस रिएक्शन को इस साइंटिस्ट ने भी किया, और इसने इसको भी यहाँ से भी इस मेथड के थ्रू भी यहाँ से फ्री कार्बन एंड हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को यहाँ से फ्री फॉर्म में सेपरेट किया। ओके जी। तो फिर बाद में इसके बाद डिफरेंट इसमें वर्क हुआ एंड हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन पे, फिर डीसल्फराइजेशन मेथड है, या फिर इसके बाद है जैसे है डिफरेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, थर्मोलाइसिस के थ्रू डिफरेंट किस्म के मेथड्स अडॉप्ट कर करके यहाँ से फिर हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को फ्री फॉर्म में सेपरेट किया जाने लगा। एंड जो कि स्टार्ट में इम्पॉसिबल लग रहा था, बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म के वर्ड्स किए और उन्होंने वहाँ से हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन को वहाँ से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक और बात थी, वो क्या थी, कहा जाता था कि ये जो है हमारे पास एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन जो है ये फ्री फॉर्म में स्टेबल है नहीं। ये स्टेबल सिर्फ उस कंडीशन में है जब यहाँ पे ऐसे कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। मीन्स अगर ये हमारे पास ये एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन फ्री फॉर्म में है तो कहा जाता था ये स्टेबल सिर्फ फ्री फॉर्म में उस टाइम पे है जब इनके साथ कोई ऐसा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। अगर तो इनका कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये फ्री जो है फ्री फॉर्म में भी अनस्टेबल है। तो ये बाद में फिर इस पर बात होने लगी। इवन है साइंटिस्ट ने इनकी सेपरेशन कर ली, लेकिन फिर बाद में एक ही चीज़ ये उठी कि इस बेस पे ये इनकी सेपरेशन, इस बेस पे ये स्टेबल है क्योंकि इनके साथ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है।
तो ये कहा जाने लगा कि यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी है, जब साइंटिस्ट ने सेपरेशन एंड हेटेरोसाइक्लिक कार्बीन की सेपरेशन की फ्री फॉर्म में, तो कहा जाने लगा कि ये जो हमारे पास इसने सेपरेशन की है, ये इस जस्ट इसकी सेपरेशन इस बेस पे हुई है क्योंकि यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कार्बीन के साथ इस तरीके से कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो ये कहा जाने लगा कि इन बल्कि सब्स्टिट्यूएंट की वजह से ये फ्री फॉर्म में जो है ये स्टेबल है। अगर ये बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ से रिमूव कर दिए जाए तो ये जो हेटेरोसाइक्लिक कार्बन होगी ये फ्री फॉर्म में अनस्टेबल हो जाएगी। जैसे कि मीन्स बेंजलिक की बात को वो ठीक साबित कर रहे थे, वो जैसे बेंजलिक ने कहा था कि ये फ्री फॉर्म में अनस्टेबल है तो इस वजह से इसकी सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसी चीज़ को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसे जब तक हेटेरोसाइक्लिक कार्बन पे कोई भी बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होगा तो फ्री फॉर्म में सेपरेट हो सकता है और वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज उसकी एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। लेकिन बाद में भी इस चीज़ को भी गलत प्रूफ किया गया और कहा बस ये चीज़ साबित की गई कि यहाँ पे ये जो एन हेटेरोसाइक्लिक कार्बन पे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से फ्री फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता, बल्कि क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, ये नाइट्रोजन एटम किस वे में इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को डोनेट करते हैं। जो फ्री कार्बन यहाँ पे जो कार्बीन्स हैं ये हमारे पास फ्री फॉर्म में, जो हमारे पास एन हेटेरोसाइक्लिक कार्बन है, तो फिर बाद में कहा गया कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो डोनेशन का मोड है इस बेस पे इसकी स्टेबिलिटी है। ओके, तो ये जो चीज़ थी कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स के आने की वजह से ये स्टेबल है, इस चीज़ को गलत प्रूफ किया बताया गया कि यहाँ पे 2 रीजंस हैं और वो रीजंस कौन सी हैं? वो रीजंस ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है और इलेक्ट्रॉन्स की जो डोनेशन है, एंड नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स की जो डोनेशन है, ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फ्री फॉर्म में स्टेबल है। फिर बाद में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इसको एन हेटेरोसाइक्लिक कार्बन को फ्री फॉर्म में सेपरेट, इसकी फ्री फॉर्म जो है वो सेपरेट की जाने लगी। अब वो 2 रीजंस कौन सी हैं? कौन सी 2 रीजंस ऐसी हैं जिस बेस पे इसके बारे में कहा गया कि यहाँ पे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे प्रेजेंस है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो ये जो हमारे पास एन हेटेरोसाइक्लिक कार्बन फ्री फॉर्म में स्टेबल है। अब हम उन रीजंस को देखते हैं कि वो रीजंस कौन सी थी। वो रीजन कौन सी? सबसे पहली रीजन जो थी वो ये थी, ये हमारे पास कार्बन जो है, एक कार्बन का लोन पेयर है, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी है, यहाँ पे ये चीज देखें। स्टेबिलिटी की रीजन कौन सी थी? वो 2 थी, उसमें से एक रीजन ये थी, हम कहना था साइंटिस्ट का, वो कहते थे कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स ने, बल्कि ये मेन रीजन है जिसकी वजह से एन हेटेरोसाइक्लिक कार्बन फ्री फॉर्म में जो है हमारे पास स्टेबल होती है। वो क्या, उनका कहना ये था कि ये हमारे पास जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स से पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। मीन्स ये नाइट्रोजन एटम ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है टू द एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो जब इस तरीके से डोनेशन हो जाती है तो डोनेशन की मौजूदगी में हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। ऑलरेडी यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर क्या है कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, एंड हेंस इन दिस वे देयर इज अनदर बॉन्ड फॉर्म व्हिच इज पाई बॉन्ड व्हिच मेक इट मोर स्टेबल। ओके जी, तो ये कहा जाता था कि ये इलेक्ट्रॉन की जो डोनेशन है, कि हमने स्टार्ट में ये चीज पढ़ी है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इस बेस पे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है फ्री एंड हेटेरोसाइक्लिक कार्बन की। एक और जो सेकंड रीजन थी वो क्या थी, वो हम देखते हैं। एक और चीज यहाँ पे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, वो क्या है कि यहाँ पे एक चीज आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है कि बैक बॉन्डिंग हुई है। ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एटम इसने क्या किए हैं, यहाँ पे क्या हुआ था कि कार्बन और नाइट्रोजन में पहले बॉन्ड बन रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसको ट्रांसफर कर दिए कार्बन को। अब चलते कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से ऑलरेडी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, अब एक और इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, तो यहाँ पे अब कार्बन की अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए था। फर्स्ट रीजन जो है वो तो हमने सेटिस्फाई कर दी, हमने फर्स्ट कंडीशन तो बता दी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनके डोनेशन हुई और इलेक्ट्रॉन्स जब पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए एम्प्टी पी ऑर्बिटल में और पाई बॉन्ड बन गया, तो ये हमारे पास फ्री एंड हेटेरोसाइक्लिक कार्बन जो है वो स्टेबल हो गई है। ये रीजन तो चलो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे एक और बात भी तो हो रही है। वो क्या कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, फिर जब नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग के थ्रू आ जाएंगे तो यहाँ पे तो इशू बन जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो कार्बन है इसके पास जब अब हर एक जो एटम होता है उसके पास एक होती है, स्पेस होती है, मीन्स जैसे ऑक्टेट है कि कार्बन जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर वो 8 से ज़्यादा में जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्टेट कम से, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ऑक्टेट एटम का ऑक्टेट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने की बजाय 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो एटम अनस्टेबल है। इसी तरीके से अगर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 की बजाय तो भी वो अनस्टेबल है। सिमिलरली जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्ट होने लग जाएगी तो ये कार्बन है ये भी अनस्टेबल होने लग जाएगा। और इस कंडीशन पे अगर हम देखा जाए तो ये एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन फ्री फॉर्म में अनस्टेबल नहीं है, सॉरी ये स्टेबल नहीं है, ये तो अनस्टेबल है। लेकिन क्या हुआ, वो इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाई किया गया, इस चीज़ के बारे में ये कहा गया कि ये जो नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करने की कोशिश करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करने की कोशिश करता है तो इस बेस पे ये क्या हो जाता है, स्टिल स्टेबल हो जाता है। कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्ट होने लग जाता है कार्बन एटम पे तो नाइट्रोजन एटम क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो विथड्रॉ करने की कोशिश करता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा फ्रेमवर्क में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इंडक्टिव करैक्टर के थ्रू इंडक्टिव करैक्टर होता है स्पेस के थ्रू, तो वो स्पेस के थ्रू इन इलेक्ट्रॉन्स को जब विथड्रॉ करने की कोशिश करता है तो ये जो एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन स्टिल क्या होती है कि फ्री फॉर्म में स्टेबल हो जाती है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के बेस पे कहा जाता है कि ये हमारे पास फ्री फॉर्म में एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन है। जो कि शुरू में स्टार्ट में बात की थी कि एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से फ्री स्टेबल है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं है, उस चीज़ को यहाँ पे फिर रॉन्ग प्रूव किया गया। ये तो थी, ये हमने एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन्स के बारे में देखा है कि एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन को फ्री करने की जो सर के लिए साइंटिस्ट ने जो एफर्ट्स की थी फ्री फॉर्म में उनको एग्जिस्ट और उनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो एफर्ट्स की थी ये तो वो थी। इससे पहले जो एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 1990s में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। बाद में जो साइंटिस्ट ने एफर्ट की वो एफर्ट्स क्या थे कि एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन को वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करवा सके, ये एफर्ट्स तो वो थी। लेकिन इन एफर्ट्स से बहुत पहले ही ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा चुके थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बना लिए थे जिसमें उन्होंने एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन का किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाया था। तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। फिर बाद में वेंजिलिक ने क्या किया, उसने एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन का, पहले और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन का मेटल के साथ करवाया। फिर वेंजिलिक ने मर्क्यूरेट वगैरह यूज़ करके एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन का मेटल के साथ रिएक्शन करवा के डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो है वो बनाए थे। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करवा, ये हमारे पास ये इस बेस तरह ये एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन का मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये इस तरीके से मेटल के फिर कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो है एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन के साथ, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मेटल और ये हमारे पास मेटल और ये हमारे पास एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन है। तो इस तरीके से इनके डिफरेंट के कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए जाएंगे। ओके जी, ये तो थे हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा है कि एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन जो कि कार्बन की थर्ड टाइप है उसके बारे में स्टडी किया है। उसके इंट्रो को हमने देखा है कि एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन होते क्या है, फिर उनके लिए एफर्ट्स कौन सी की गई, एनहेटेरोसाइक्लिक कार्बन का मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्काइन के बाद अल्काइन मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हम अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस वगैरह को देखेंगे। ओके जी, थैंक यू।